कुछ लोग तरक्की के आसमान को खुद चूमने की जगह प्रतिभाओं को पहचानने और तराशने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रहे वकील साहब के नाम से मशहूर लक्ष्मण राव इनामदार ऐसे ही चंद लोगों में शामिल थे। लंबे समय तक वे गुजरात के संघ के पर्याय रहे। अथक परिश्रम, लगन और समर्पण भाव से संघ की जड़ें उन्होंने गुजरात में मजबूती से जमा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बाल स्वयंसेवक के रूप में उनके जरिए संघ से जुड़े थे। फिर युवावस्था में मोदी के भटकाव के दौर में वकील साहब ही संघ में फिर से मोदी को सक्रिय करते हुए नजर आए। उन्होंने मोदी को पिता तुल्य स्नेह और मार्गदर्शन दिया। मोदी के जीवन पर उनका कैसा प्रभाव रहा, इसका प्रमाण उन पर लिखी खुद पीएम मोदी की किताब संघ योगी वकील साहब लक्ष्मण राव इनामदार है। इस वीडियो में आपको मोदी के गुरु लक्ष्मण राव इनामदार की कहानी बताते हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले के खटारा गांव में 21 सितंबर 1917 को जन्मे लक्ष्मण राव इनामदार 7 भाइयों में तीसरे स्थान पर थे। उनकी 2 बहनें भी थी। पिता सरकारी नौकरी में थे, ट्रांसफर होता रहता था। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए सतारा में एक मकान ले लिया। व्यायाम का लक्ष्मण राव को शौक था, लेकिन पहलवान बनने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। रुचि मंडल खड़े करने और खेल प्रतियोगिताओं कराने में थी। क्रांतिकारियों की कुर्बानियां और अंग्रेजी दमन चक्र उन्हें और उनके साथियों को विचलित करता रहता था। कुछ करने का विचार आता, लेकिन कोई दिशा नहीं सूझती थी। 7वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लक्ष्मण राव पूना चले गए। मार्च 1935 में सुप्रसिद्ध एडवोकेट दादा साहब करिंदकर के निवास पर उनकी संघ संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार से भेंट हुई। बड़े अप्पा साहब, गोपाल भाई गुजर के अलावा 20-25 युवक वहां पर मौजूद थे। विदर्भ में संघ की शाखाएं प्रारंभ कर डॉक्टर साहब पश्चिम महाराष्ट्र के प्रवास पर थे। डॉक्टर साहब के प्रभावशाली शब्द हिंदू समाज को संगठित करने पर ही हमारा राष्ट्र अखंड और स्वतंत्र होगा उपस्थित लोगों को जोश दे रहे थे। उन्होंने संघ से जुड़ने और सतारा में शाखा प्रारंभ करने का आग्रह किया। लक्ष्मण राव ने सोचने का अवसर मांगा, रात भर मनन किया। दूसरे दिन डॉक्टर साहब के सामने प्रतिज्ञा की कि हिंदू राष्ट्र स्वतंत्र करने हेतु मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बना हूं। संघ का कार्य मैं प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन से करूंगा। इस व्रत पर जीवन पर्यंत चलूंगा। लक्ष्मण राव ईमानदार का आगे का पूरा जीवन इस प्रतिज्ञा को सच करने में बदलने के लिए समर्पित रहा। संघ कार्य ने जीवन को नई दिशा दी। आर्थिक कठिनाइयों के बीच 3 टिफिन में 4 लोगों के भोजन जैसे रास्ते निकाले। संघ की शाखाओं के लिए कई किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। सभी साथियों के पास साइकिल नहीं होती थी। कभी पैदल, कभी डबल सवारी से काम चलाया जाता था। सरकारी नौकरी न करने का संकल्प था, फिर किया क्या जाए। वकालत पढ़ना बेहतर समझा। इंटर बाद पूना में ही एलएलबी में प्रवेश लिया। पहले साल की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली, लेकिन इसी बीच 1939 में निजाम हैदराबाद के हिंदुओं पर जुल्म के विरुद्ध भावानगर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण राव इसमें शामिल हुए। आगे का काफी समय जेल में बीता। पढ़ाई बाधित हो गई तो पिता माधवराव स्वाभाविक रूप से नाराज हो गए, लेकिन लक्ष्मण राव की रिहाई ने उन्हें तसल्ली दी। आगे उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। पिता को लगा कि अब परिवार की गाड़ी पटरी पर चलेगी। बेशक गाड़ी आगे पटरी पर चली, लेकिन वकील साहब के लिए ये पटरी जिस पर आगे वे जीवन पर्यंत चले संघ और समाज की थी। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु के बाद सर संघ चालक गुरु गोलवलकर के नेतृत्व में संघ का कार्य आगे बढ़ा। वकील साहब प्रचारकों की उस पहली टोली के सदस्य थे जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके संघ की शाखाओं को गुजरात के नगरों से गांवों तक पहुंचाया था और एक बड़े समाज को संघ से जोड़ा था। पूना बाद 1942 में वे नवसारी यानी गुजरात पहुंचे। उनका अगला पड़ाव अहमदाबाद के माणिक चौक स्थित वह भवन था जिसके तीसरे मंजिल स्थित एक छोटे से कमरे से संघ की गतिविधियां संचालित होती थी। बाद में अहमदाबाद प्रांतीय कार्यालय का निर्माण हुआ। यहां उनके सानिध्य और संरक्षण में एक ऐसा युवा स्वयंसेवक आया जिसे आगे देश की बागडोर संभालनी थी। ये नरेंद्र मोदी थे। मोदी के जीवन को सार्थक दिशा देने में वकील साहब की बड़ी भूमिका रही है, जिस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी 1960 में पहली बार एक बाल स्वयंसेवक के रूप में वकील साहब के संपर्क में आए थे। 1969 में मोदी वडनगर के अपने पैतृक घर से निकल चुके थे। रामकृष्ण आश्रम बेलूर होते हुए वे अहमदाबाद अपने चाचा के यहाँ पहुंचे। ये युवा मोदी के लिए अनिश्चय का समय था। वो तय नहीं कर पा रहे थे आगे क्या करना है। एक बार वो फिर से वकील साहब के संपर्क में आए और संघ कार्यालय के कमरा नंबर 3 में पहुंच गए। सामने ही कमरा नंबर 1 था जिसमें वकील साहब रहते थे। वहां मोदी ने संघ के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। वहां का हर छोटा बड़ा काम, साफ सफाई से लेकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाना
और वकील साहब के कपड़े धोना, सब कुछ नरेंद्र मोदी किया करते थे। वकील साहब उन्हें इसके लिए रोकते थे। मोदी कहते थे कि उन्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। असलियत में वकील साहब मोदी के लिए पिता तुल्य बन चुके थे। वकील साहब को मोदी में अपार संभावनाएं दिखी। संघ दृष्टि से जो भी दायित्व सौंपा उसे मोदी ने बखूबी निभाया। ये वकील साहब ही थे जिन्होंने मोदी को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उन दिनों मोदी संघ के प्रचारक बन चुके थे। वकील साहब ने उनसे एक दिन कहा कि भगवान ने तुझे इतनी तेज बुद्धि दी है, फिर अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करता। बाद में वकील साहब ने खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से इस सिलसिले में जानकारी हासिल की। वहां के एक्सटर्नल छात्र के रूप में मोदी स्नातक हुए। आगे गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। वहां उन्हें गाइड करने वाले प्राध्यापक प्रवीण सेठ के अनुसार नरेंद्र मोदी मेरे वर्ग में नूतन राज्यशास्त्र पढ़ते थे। संघ के प्रचारक थे, इस कारण काफी वो व्यस्त रहते थे, लेकिन वो जब भी आते मैं उनको विषय की फाइल दे देता था। रेगुलर पढ़ाई न करने के बाद भी एक्सटर्नल छात्र के रूप में वो फर्स्ट आए थे। जिस मोदी को वकील साहब गढ़ रहे थे, उन्हें शिखर पर पहुंचते देखना उनके भाग्य में नहीं था। 8वें दशक की शुरुआत में वे कैंसर से पीड़ित पाए गए। 15 जुलाई 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। मोदी भीतर तक हिल गए थे। दुखी मोदी ने कहा कि तपस्वी गया तप गया। अगले कुछ महीने बाद मोदी के जीवन में नया मोड़ आया। नाथ भाई सागड़ा गुजरात भाजपा में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते वो परेशानी में थे। वहां ऐसे युवा की जरूरत थी कि जो भागदौड़ कर सके। वकील साहब की देखरेख में निखरे मोदी संघ के हर दायित्व के निर्वहन में सफल रहे थे। उन्हें संघ ने भाजपा में भेजने का फैसला किया। यह निर्णय सर्वोच्च स्तर यानी तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस का था। वकील साहब का मोदी के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव रहा है, इसे मोदी ने खुद बयान किया है। किशोर मकवाणा ने अपनी किताब कॉमन मैन नरेंद्र मोदी के लिए मोदी से किए गए साक्षात्कार में पूछा था कि क्या आप प्रार्थना में यकीन करते हैं। मोदी का उत्तर था हाँ, निश्चित रूप से। प्रार्थना को मैं ईश्वर स्मरण करने की एक रीति समझता हूँ। प्रार्थना असर करती है, उसे तोलने का कोई साधन नहीं होता है। लेकिन संकट के समय यदि व्यक्ति समझता है कि आज वो भाई या बहन रहे होते तो बड़ा अच्छा होता, तब मैं मानता हूं कि वे भाई ईश्वर हैं, ऐसा समझ लीजिए। किशोर ने मोदी के जीवन में ऐसे व्यक्ति का नाम जानना चाहा। मोदी का उत्तर था कि मेरे जीवन में ऐसे 3 व्यक्ति रहे, 2 का निधन हो चुका है, मैं उनके नाम बताऊंगा। एक तो वकील साहब थे जिन पर मैंने किताब भी लिखी, लेकिन वे अब नहीं रहे। मेरा टीनेज बाद का जीवन उनके पास चला, इसलिए वे मेरी सभी बातों से परिचित थे। मेरे सुख दुख से भी उनको सब कुछ मालूम था। उनके बाद दत्तोपंत ठेंगड़ी, लेकिन वे भी अब नहीं रहे। मुझ में कमजोर विचार आते थे तो मैं उनके सामने व्यक्त कर देता था। मेरा मानना है कि ये लोग मुझे अंदर बाहर सभी रूप से जानते थे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई ना कोई होना ही चाहिए। एक कंधा ऐसा होना चाहिए कि जिस पर सिर रखकर हम रो सके। ये कहानी थी नरेंद्र मोदी के गुरु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।